नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में कुछ सवाल करेंगे। देश की राजनीति में चल रही उथल-पुथल के बारे में एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। आज राजस्थान में नए मुख्यमंत्री का चयन हो गया जी। और भजन लाल शर्मा नाम के एक विधायक को मुख्यमंत्री चुना गया, जो पहली बार विधायक चुने गए हैं, जिनका नाम पत्रकार कहीं से भी गेस नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो एक चमत्कृत कर देने का, चौंका देने का नरेंद्र मोदी का की जो एक शैली है, क्या उससे आप भी मंत्रमुग्ध हैं? आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, भजनलाल शर्मा के नाम की तो स्थिति ये थी कि एबीपी के पत्रकार अखिलेश आनंद जयपुर में बहुत से लोगों से, सड़क पर चलते लोगों से बार-बार पूछ रहे थे, क्या भजनलाल शर्मा को पहले जानते थे? तो जितने लोगों से उन्होंने पूछा, उन सब में सबने कहा कि उन्होंने तो उनका नाम भी नहीं सुना था। यानी जयपुर का, यानी राजस्थान के जयपुर जैसे शहर का आम आदमी भजनलाल शर्मा के नाम से वाकिफ नहीं था। बावजूद इसके कि भजनलाल शर्मा जयपुर की ही एक जो जयपुर का ही निर्वाचन क्षेत्र है सांगानेर, उससे चुनाव लड़ रहे थे, उससे चुनाव लड़के आए हैं। बहरहाल ये तो वो बात रही कि उनके बिल्कुल नए होने की, और राजनीति में किसी भी किस्म की उनकी पहले से कोई शख्सियत नहीं थी भजनलाल शर्मा की। मैं इस पूरे मसले को, जिसमें 3 मुख्यमंत्री चुने गए हैं, एक विष्णुदेव साय हैं, दूसरे मोहन यादव हैं और तीसरे भजनलाल शर्मा हैं। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीकरण है, या उसको कहिए एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन यानी अति केंद्रीकरण, वो प्रक्रिया अब संपूर्ण हो गई है। वो प्रक्रिया उस मुकाम तक पहुंच गई है जिस मुकाम तक नरेंद्र मोदी उसको पहुंचाना चाहते थे। जब वो 2014 में चुने गए थे, उस वक्त 4 ऐसे प्रांत थे जिनके ऊपर शक किया जा सकता था कि उनके नेता, जिनके कदम उस प्रांत की राजनीति में जमे हुए हैं, वो शायद भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के निर्देशों का उस तरह पालन नहीं करेंगे जिस तरीके से दूसरे प्रांतों के नेता कर सकते थे। उसमें एक थे कर्नाटक के वाईएस येदियुरप्पा, दूसरे थे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, तीसरे थे छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह, और चौथी थी उसमें राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। इसमें क्या हुआ कि 2018 में ये तीनों मुख्य चुनाव हार गए, और चुनाव हारने के बाद में इन तीनों ने जो राह पकड़ी, उससे लगभग तय हो गया कि इनमें से कौन टिका रहेगा मैदान में और कौन सा बाहर चला जाएगा। इसमें रमन सिंह ने और वसुंधरा राजे सिंधिया ने तो निष्क्रियता अपना ली, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो राजनीति के दायरे से एक तरह से उन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जमे रहे और उन्होंने राजनीति भी की, और फिर दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़कर भाजपा ने सरकार बनाई, तो उन्होंने अपनी उपस्थिति भी दर्ज की और फिर से वो मुख्यमंत्री बने। उधर कर्नाटक में वाईएस येदियुरप्पा को भाजपा लगातार बाहर करने की कोशिश करती रही। पहले उनकी जगह उनके आदमी SR बोम्मई को बनाया, लेकिन येदियुरप्पा भले ही मुख्यमंत्री ना रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रमुख जो लिंगायत समर्थक समुदाय था, उसके ऊपर उनकी पकड़ बहुत जबरदस्त थी। इसलिए भाजपा उनसे अपना पिंड नहीं छुड़ा पाई। अब 10 साल तक शासन करने के बाद में अब कहीं जाकर नरेंद्र मोदी वाईएस येदियुरप्पा को अपदस्थ कर पाए हैं पूरी तरीके से। उनकी बागडोर उनके लड़के के हाथ में दे दी गई है, और उनका लड़का जानता है कि नरेंद्र मोदी नामक भगवान से अगर वो लड़े तो उन्हें भस्म कर दिया जाएगा। इसलिए वो अब आला कमान के कहने पर चलेगा। और इन तीनों राज्यों में बिल्कुल 3 नए चेहरों को भाजपा ने गद्दी पे बैठा दिया है। अभी अभी वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला ने एक कार्यक्रम में, इसमें मैं भी शामिल था, उन्होंने कहा ये सब लोग मनोहर लाल खट्टर हैं। प्रभु चावला कोई भाजपा विरोधी पत्रकार नहीं है, उन्हें तो भाजपा की अंदरूनी राजनीति में डूबा हुआ व्यक्ति माना जाता है, मतलब। और वो पुराने जमाने से ही दिल्ली में जो भाजपा समर्थक अध्यापकों की दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वो तो भाजपा समर्थक अध्यापकों की जो राजनीति चलती है वो उसके केंद्र में रहते थे। तो उन्होंने कहा ये सब लोग मनोहर लाल खट्टर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नरेंद्र मोदी ने सब जगह अपने प्यादे बैठा दिए हैं। इनमें से किसी की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। ये मनोहर लाल खट्टर को ये भी कहा जा सकता है ये सब लोग भूपेंद्र पटेल भी हैं।
चाहे भूपेंद्र पटेल लें, चाहे मनोहर लाल खट्टर लें, ये सब इसी प्रकार, चाहे पुष्कर सिंह धामी को लें, ये सब इसी तरह के नेता हैं। इनमें कोई दम नहीं है और नरेंद्र मोदी और आला कमान इनको कदम जमाने भी नहीं देगा। जब भी ये कदम ऐसे, जब नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी ऐसे नेता किस तरह काम करते हैं, इनके बारे में मजाक में कहा जाता है कि जब उन्हें लगता है कि कोई पौधा जो है वो कोई पौधा जमने जा रहा है तो फौरन उसे उखाड़ के देखते हैं कि इसमें जड़ तो नहीं निकल आई। ये स्थिति है। ये जब तक आला कमान की मेहरबानी रहेगी तब तक ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जब आला कमान की मेहरबानी की रहमो करम नहीं रहेगा तो उसके बाद इन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर कहीं और डाल दिया जाएगा। तो अब पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही बन गई है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो देश की सभी पार्टियां ऐसी ही हैं। कांग्रेस के पास भी अब ये अगर कमलनाथ, भूपेश बघेल और सिद्धरमैया और अशोक गहलोत, ये जो कुछ बड़े छत्रप हैं, जब ये छत्रप नहीं रहेंगे, क्योंकि सिद्धरमैया भी अब बहुत उम्र उनकी हो गई है, कमलनाथ भी उम्रदराज हैं, अशोक गहलोत भी उम्रदराज है, केवल भूपेश बघेल यंग है, उनके बारे में माना सकता है कि अभी वो राजनीति में टिके रहेंगे। लेकिन ये सब लोग तो ये भी राजनीति से बाहर जा रहे हैं। तो कांग्रेस भी उन पुराने नेताओं से जल्दी ही वंचित हो जाएगी, चाहे राहुल गांधी उनको निकाल के बाहर फेंक दें उनकी विफलताओं के कारण, या खुद उम्रदराज हो जाने के कारण वो खुद को राजनीति से रिटायर घोषित कर दें या खुद राजनीति से बाहर हो जाएं। तो अब पुराने लोग जिनकी राजनीति में पकड़ है, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में धीरे धीरे नहीं बचेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी दो ही ऐसे नेता रह गए हैं जो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जमा की भाजपा की नुमाइंदगी कर सकते हैं। ये भी धीरे धीरे, अब मेरे ख्याल से हो सकता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जीते तो इनको मंत्री बनाया ही ना जाए, इसकी बहुत संभावना है, क्योंकि ये लोग दरअसल लोगों ने अंदर खाने काफी कोशिशें की होंगी लेकिन नरेंद्र मोदी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। फिर अब इन्होंने हथियार भी डाल दिए हैं, ये लोग अपना समय निकाल रहे हैं, सत्ता का जितना हिस्सा इनके हिस्से में आया है उतने हिस्से का सदुपयोग कर रहे हैं, या उनका बाकी उनके पास और कुछ करने के लिए विशेष है नहीं। इनके कहने पर ना कोई मुख्यमंत्री बनाया जाता है, इनके कहने पर ना कोई गवर्नर बनाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा इन लोगों की हैसियत ये है कि किसी को प्रधानमंत्री के दरबार में निवेदन करें तो शायद राज्यसभा का सदस्य वगैरह बनाया जा सकता है। इसके अलावा इन सब लोग किसी की कोई हैसियत नहीं रह गई है। तो पूरी भाजपा, नरेंद्र मोदी जैसी भाजपा बनाना चाहते थे वैसी उन्होंने बना ली है। ओवर सेंट्रलाइजेशन, अति केंद्रीकरण भाजपा का हो चुका है। इस अति केंद्रीकरण में कुछ ठीक बातें भी हैं और कुछ खराब बातें भी हैं। इसकी ठीक बात क्या है? ठीक बात क्या है कि अगर साधारण नेता को बड़ा पद मिल सकता है, अगर आला कमान की जो उपयोगिता की कसौटियां हैं, आला कमान की जो पसंद है उसमें वो फिट बैठता है, तो अचानक भूपेंद्र पटेल जो सबसे आखिरी पंक्ति में बैठे हुए थे विधायक दल की बैठक में, उनको बुला के मंच पर खड़ा कर दिया गया कि ये आपके मुख्यमंत्री होंगे। तो इस तरह से किसी को भी जो है वो बड़ा पद मिल सकता है, लेकिन यानी उसको पद के लिए कोई विशेष किस्म की कहीं किसी की चाटुकारिता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो मोदी का नाम जपता रहे, मोदी नाम केवलम, अगर वो मोदी का नाम जपता रहे और अपनी निष्ठा का सबूत देता रहे और संगठन में काम करता रहे, तो उसको एक दिन उसकी किस्मत अगर चमक गई तो उसको बड़ा पद मिल जाएगा। इसका जो नकारात्मक हिस्सा है वो नकारात्मक, क्योंकि अब मोदी और शाह के अलावा कोई अथॉरिटी रह नहीं गई है भाजपा में। ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जिसकी ठकुर सुहाती करके आपको ऐसी सीढ़ी मिल जाए, प्रगति की सीढ़ी मिल जाए, इस पर आप चढ़ जाएं। इसका जो नकारात्मक पहलू यह है कि कोई अपने आप को अगर किसी पद के योग्य मानता है तो उसकी दावेदारी करने की किसी की हिम्मत नहीं है। कोई मंच पे खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं, मुझे मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए, मैं डिजर्व करता हूं, मैं इसका हकदार हूं, मैं इसके काबिल हूं। ये सब कहने की हिम्मत नहीं है। अगर ये कहेगा तो उसके नंबर कट जाएंगे। आला कमान अपनी मर्जी से मान लेगा उसे उस काबिल तो बना देगा, अगर वो अपने आप को उस काबिल मानता है तो मनी मन मानता रहे। अगर वो उसको सार्वजनिक मन से कहेगा तो समझ लीजिए उसकी राजनीति का अंतिम समय निकट आ गया है। तो इस तरह की
पार्टी बनती जा रही है। अब इसके फायदे नुकसान क्या होंगे? इंदिरा गांधी ने जब इससे मिलती जुलती पार्टी बनाई थी, जो केंद्रीकरण की दृष्टि से काफी निचले, इसके मुकाबले काफी निचले स्तर पर थी, ये उसी मॉडल का सर्वोच्च, इसी मॉडल की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। तो उसके जब इंदिरा गांधी का राजनीतिक रूप से स्खलन हुआ, यानी जब इंदिरा गांधी के नाम पे वोट मिलना बंद हो गए, उनका देहांत भी हो गया, हत्या भी हो गई उनकी, तो कांग्रेस को उसका बहुत नुकसान हुआ। अब इसका बीजेपी को, अभी तो फायदे ही फायदे बीजेपी को हो रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसका भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होने वाला है। वो भविष्य कब आएगा ये मैं नहीं कह सकता। हालांकि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया गया था, पर मैं आज ये सोच रहा था कि शायद वो कुछ एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे होंगे, या शायद वो पहले भी हो सकते हैं, जो मुख्यमंत्री थे और जिनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान चुनाव हुआ, उनकी पार्टी ने इतनी जबरदस्त जीत हासिल की और उन्हें हटा दिया गया। तो आज उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में जाकर पद की मांग करने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा। तो क्या ये एक अलग दिशा में जाते हुए कुछ नुकसान भी कर सकते हैं आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का? ये भाजपा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये अपना ही, ये सब कह के अपना ही बिगाड़ रहे हैं। इन लोगों को रमन सिंह से सीखना चाहिए। रमन सिंह ने कहा कि हम मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है, लेकिन हमें जो पार्टी आदेश देगी, मुख्यमंत्री बनाएगी तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और कुछ बनाएगी तो और कुछ बन जाएंगे। तो इसका फायदा ये हुआ कि उन्होंने किसी तरीके से एक ऐसा व्यक्ति वहां पे मुख्यमंत्री बना, अनायास बना, या उसमें रमन सिंह का भी कुछ योजना थी, मैं नहीं कह सकता, वो उनके नजदीक का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना, जो उन्हीं का आदमी माना जाता है, और उनको विधानसभा अध्यक्ष का पद भी मिल गया। राजस्थान में ये स्थिति थी कि वसुंधरा राजे सत्ता के लिए संघर्ष करते करते इस हालत में आ गई थी कि वो आला कमान के सामने ही चिरौरी कर रही थी कि उन्हें 1 साल के लिए बना दिया जाए केवल मुख्यमंत्री। आला कमान कह रहा था कि हम 1 साल के लिए भी अब तुम्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, हाँ हम तुम्हें विधानसभा अध्यक्ष बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया, तो वो सौदा टूट गया। तो ये स्थिति है। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी ने जो पुरानी पीढ़ी थी राज्यों के स्तर पे, उसको पूरी तरीके से उसके कैरियर, उसके राजनीतिक कैरियर का इतिश्री का पटाक्षेप कर दिया है। अब केंद्रीय स्तर पर जो पुरानी पीढ़ी रह गई है, यानी मोदी पूर्व जो नेता हैं, उसका पटाक्षेप होना भी बाकी है। हालांकि वो इतना ज्यादा निष्प्रभावी हो चुके हैं कि अगर वो बने भी रहेंगे तो कोई खास असर नहीं होता। आज एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें कि मंच पर बैठे हुए हैं वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह उनको एक चिट देते हैं और जी वसुंधरा राजे पढ़ते हुए काफी चौंक जाती हैं। उससे जी। ऐसा लगता है कि उनको उसके पहले नहीं पता था कि ये सज्जन है जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उन्हें ये बात पता थी कि वो नहीं बनने जा रही है मुख्यमंत्री, इसलिए उदास थी। जब उन्होंने वो चिट पढ़ी तो उन्होंने लगा अच्छा ये मुख्यमंत्री बनने जा रही, तो हड़बड़ा सी गई। उन्होंने आश्चर्य से राजनाथ सिंह जी की तरफ देखा, लेकिन उन्हें उनके नाम का प्रस्ताव करना पड़ा, वो कुछ नहीं कर पाई। देखिए, जो शिवराज सिंह चौहान है वो काफी कलाकार किस्म के नेता हैं, तो वो मुखर भी हैं, जनता से जुड़े हुए भी हैं, जनता के बीच सक्रिय भी हैं और आवाजाही भी करते रहते हैं जनता के बीच में। जो भी हो, चाहे वो भले ही दिखावे की हो, लेकिन जो कुछ करते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया को तो इन चीजों में भी दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी तो सर्वोच्च पद प्राप्त करने में है। तो वो जमाना अब जा चुका है उनके लिए। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जब वसुंधरा राजे को पता नहीं था, तो हो सकता है आरएसएस को लोगों को पता ना हो, अंतिम समय में चिट आए थे। तो आरएसएस की इन सब चीजों में कोई भूमिका है, या बस अंत में कह दिया जाता है कि आरएसएस के राष्ट्रीय जुड़े लोग हैं? स्वयंसेवक संघ अपनी तरफ से नामों का प्रस्ताव करता है, और उसके नामों के, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी में इतनी व्यावहारिकता है कि उसके नामों को वो पूरी तरीके से खारिज नहीं करते। जैसे मुझे इस बात की जानकारी है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अरुण साव के नाम का प्रस्ताव किया था, जो वहां पे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको बनाया जाए मुख्यमंत्री। तो आरएसएस संबंधी पत्रकार तमाम ये कह रहे थे कि अरुण साव मुख्यमंत्री बनेंगे, संघ ने इनका नाम भेजा है। लेकिन मोदी ने उनको नहीं बनाया मुख्यमंत्री, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसा भी नहीं है कि उनको पूरी तरह नहीं माना हो सकता है जो कई लोग उप मुख्यमंत्री बने हैं उनमें कुछ आरएसएस द्वारा दिए गए नाम हो। क्या हम ये कह सकते जैसे कि ये है आपके जो राजस्थान में जिनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, हाँ। जो सिंधी जाति के हैं, हम्म।
उनको तो कहा ही जाता है कि वो पार्टी में आरएसएस के फेस चेहरे हैं। तो आरएसएस ने जो नाम दिए होंगे, उन नामों को समायोजित कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। आरएसएस ये भी नहीं कह सकता कि आपने हमारी बात नहीं मानी। एक जो बात कही जाती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा अपनी पार्टी के बारे में कि आप पार्टी में मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और एक दिन आपको इनाम मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ ये तो नहीं दिख रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि भजन लाल ही वो व्यक्ति थे, भजन लाल शर्मा, जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, बल्कि उनके ऊपर कृपा हो गई मोदी जी की। तो ये लोकतांत्रिक तरीका तो नहीं है कहीं से भी। आप इसके बारे में मैं कह रहा हूँ, जब जिस पार्टी में अति केंद्रीकरण है, उस पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके की खोज करना ही व्यर्थ है। ये तो सब कुछ जो शीर्ष पे, ये इसको कहा जाता है कारपोरेट मॉडल है सत्ता राजनीति चलाने का, पार्टी चलाने का। इसमें आदेश ऊपर से आएंगे, नीचे के लोग उनका पालन करेंगे। जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, यानी पार्टी का जो आला कमान है, वो वहां से रणनीति बनाएगा पूरी, और वहां से आदेश नीचे की तरफ आएंगे। चेन ऑफ कमांड यही है, तो उसका सबको पालन करना पड़ेगा। जैसे मिलिट्री में होता है ना, जनरल जो है ऊपर बैठता है। वन मैन मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, टेलर सिस्टम इसको बोलते हैं पूंजीवाद का, वो यही तो है ना कि वो ऊपर बैठता है और वो वहां से सबको देखता है, सबकी निगरानी करता है, सबका ध्यान रखता है। जो उसके वफादार होते हैं उसको कुछ अपना मिलता है, जो नहीं वफादार होते हैं उनको दंडित किया जाता है, और इस तरीके से एक पिरामिड बन जाता है। और इसको भी कहा गया है, वन मैन मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा गया है। लेनिन के लोकतांत्रिक केंद्रीकरण के आसपास है क्या ये? लेनिन के लोकतांत्रिक केंद्रीकरण के आसपास मान सकते हैं इसको? नहीं, जो लेनिन का लोकतांत्रिक केंद्रीकरण था वो अलग चीज थी। देखिए, उसमें कम्युनिस्ट पार्टियों में बड़े ही पार्टी के अंदर चुनाव बड़े जबरदस्त होते थे, और नीचे से निकल के सब आदमियों को आना पड़ता था, तब वो ऊपर तक धीरे धीरे करके पहुंचते थे। तो जो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म था, वो उसमें डेमोक्रेसी कम थी, सेंट्रलिज्म ज्यादा था। इसको मैं कहता हूँ, इसलिए इसकी आलोचना भी करता हूँ, लेकिन उसमें डेमोक्रेसी 100% अनुपस्थित नहीं थी। ये जो है वो वन मैन मैनेजमेंट सिस्टम है। ये कारपोरेटाइजेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी है, और इस तरह का कारपोरेटाइजेशन क्षेत्रीय दलों का पहले ही हो चुका है। सारे क्षेत्रीय दल इसी हिसाब किताब पे चलते हैं। इंदिरा गांधी ने भी इसी तरह का हिसाब किताब कर दिया था, केवल डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन कम था वहां पर आज के मुकाबले। एक आखिरी सवाल ये है कि क्या हम ये मान सकते हैं, और बहुत सारे चैनल पे जो पत्रकार है उसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे, और खासतौर पे जिनको हम सरकारी चैनल कहते हैं, प्राइवेट चैनल है पर जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, उन पे तो माना जाता है कि मोदी जी ने पूरा एकदम एक किला बना लिया 24 के चुनावों के लिए। तो क्या मुख्यमंत्रियों के चयन से उन्होंने सचमुच के कुछ ऐसा हासिल कर लिया है? देखिए, इन सब जो आलोचना में पेश कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मोदी जी की राजनीतिक कुशलता या चतुराई में कोई संदेह है। ओवर सेंट्रलाइजेशन भी है, साथ में सामाजिक राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उनको अपने अनुकूल करने की एक योजना भी है। मसलन छत्तीसगढ़ को उन्होंने एक आदिवासी मुख्यमंत्री दिया। जो लोग उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझते हैं, उनका मानना यह है कि छत्तीसगढ़ को आदिवासी मुख्यमंत्री देने से जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की जो सीमा है, वो जो पूरी एक आदिवासी बेल्ट है, पूरी की पूरी दोनों राज्यों में परस्पर व्यापी है, ओवरलैप करती है, उसमें भाजपा की राजनीति उससे प्रभावित होगी। वहां पर उस पर एक अच्छा असर उसका पड़ेगा। अब आप देखिए, उन्होंने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, तो मध्य प्रदेश की जो लोधी ओबीसी जाति है, वो तो पहले से ही भाजपा की उत्तर प्रदेश में भी समर्थक है और मध्य प्रदेश में भी समर्थक है। अब मोहन यादव को बना के उन्होंने बिहार के और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे यादव युवाओं को एक तरह का एक मैसेज दिया, एक मनोवैज्ञानिक उन्होंने मैसेज दिया। 2019 में आपको ध्यान होगा, काफी यादवों ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को वोट दिया था, मोदी को वोट दिया था, और सीएसडीएस के डेटा में ये बात निकल के भी आई थी। मेरा मानना है कि इस बार ज्यादा यादव मोदी को वोट देंगे 2019 के मुकाबले, पहले के मुकाबले ज्यादा यादव वोट, लोधी वगैरह तो सब देंगे ही 100% वोट, ज्यादा यादव वोट देंगे।
अब आप राजस्थान को देखिए, आप गूगल में अगर राजस्थान टाइप करें, डेमोग्राफी ऑफ राजस्थान टाइप करें, तो तुरंत उसमें आएगा कि राजस्थान जाट, राजपूत और ब्राह्मण प्रधान राज्य है। अब उन्होंने जिन लोगों को चुना है उसमें उन्होंने राजपूत और ब्राह्मण इन दोनों समुदायों को तो उन्होंने संबोधित कर ही दिया। राजपूत की एक उन्होंने राजकुमार, एक प्रिंसेस जो थी, रानी है जयपुर घराने की, उसको उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया और एक ब्राह्मण को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। केवल जाट समुदाय रह गया। जाट समुदाय ने जाट समुदाय ने के करीब दो तिहाई हिस्से ने इस बार कांग्रेस को वोट दिया है। तो बहुत सारे ऐसे इलाकों में जहां जाटों का बोलबाला था, वहां पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत हुई है। मीणा लोग उम्मीद कर रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा बनेंगे। नहीं, वो तो गलत, अगर उम्मीद कर रहे थे तो उनकी गलत फहमी थी। देखिए, राजस्थान में केवल एक ही बार एक दलित उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है और वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। उन्हें कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था। उसका कांग्रेस को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अगला चुनाव वो बहुत बुरी तरह हार गई थी। जो ब्राह्मण, राजपूत और जाट और गुर्जर समुदाय थे, उन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल त्याग दिया था। तो अगर किसी एसटी को, अगर किसी शेड्यूल ट्राइब को या किसी शेड्यूल कास्ट को कोई पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है, तो ये बड़ी बिरादरियां हैं, उनमें उसके खिलाफ बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया होने का अंदेशा रहता है। इसलिए वो रिस्क तो ना कांग्रेस उठा सकती है, ना वो जोखिम भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। तो आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं और कल हम फिर मिलेंगे। कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नई परख के साथ नियमित रूप से जुड़ें। आज की बातचीत के लिए वैसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।